अस्सलाम वालेकुम। उर्दू की आज कोर्स आउटलाइन के हवाले से बात कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को पहले बताना चाहूँगा कि हम थोड़ी-सी पाकिस्तानी कौम मैं देख रहा हूँ अभी लास्ट डेट्स आई हैं तो तमाम लोगों ने राब्ते जो है ना वो पहले सब लोग जो है ना तो लास्ट टाइम भी यही हुआ था। तो लेकिन मैं ये आप लोगों को बता दूँ कि बस 3 हमारी लास्ट डेट है, ठीक है जी? उसके बाद फिर ये ना कहिएगा क्यों अभी सब लोग शुरू हो चुके हैं राब्ते करने के लिए। तो जल्द से जल्द करें, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी बहुत बोझ आता है। और जो भी क्वेश्चंस आपके हैं तो इस वीडियो की ऊपर फ़ेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम डिटेल मौजूद है। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन का जो मैसेज है उसके अंदर लिखा हुआ है कि कहाँ फ़ी पे करनी है, कैसे फ़ी पे करनी है और उसके हवाले से वीडियो भी हम लोगों ने बना दी है। और उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन आप लोग करवाना चाहते हैं तो वो मैसेज लाज़मी पढ़ें और डेमो लेक्चर्स के भी लिंक जो है इसी के डिस्क्रिप्शन में है। तमाम प्रोसीजर 2 मैसेजेज़ हैं 5-5 मिनट के, उनको काइंडली पढ़ लें तो आपको जो है कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी और आपके तमाम मसाइल हल हो जाएँगे। अच्छा, तो कोर्स आउटलाइन के हवाले से अब बात कर लेते हैं। तो मैंने जैसे इस्लामियात की पूरी कोर्स आउटलाइन आपको बता दी, तो मैंने ये सोचा कि उर्दू में करंटली ये जो न्यू पेपर्स हो रहे हैं, तो बच्चों को बड़े मसाइल हो रहे हैं। आ रही बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन उर्दू को हम लोगों ने सही तरीके से कवर नहीं किया क्योंकि एक पहले उर्दू 10 नंबर की है, बहुत ज़्यादा आपको पता है 0.25 1 जो मार्क्स होता है वो दैट इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट इन कंपैरेटिव एग्ज़ामिनेशन। तो हमें इसके लिए फ़ोकस करना पड़ेगा। शायद मैंने भी पास्ट पेपर ही जो है ना मेरी एक 5 से 6 घंटे की वीडियो है, तो वो इंशाल्लाह मैं अपने सेशन में देता होता हूँ। तो 4 घंटे की आई थिंक, तो 4 घंटे की वो वीडियो देता होता हूँ। उसमें पास्ट पेपर मैंने पूरे के पूरे डिस्कस किए हैं, लेकिन इस बार मेरा मूड है कि उर्दू को दोबारा से पढ़ाना और उर्दू को जहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो सकता है, वहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। तो उर्दू को मैंने देखा है कि उर्दू का कनेक्शन कहाँ पर एस्टेब्लिश हो सकता है और उर्दू के टॉपिक्स को जैसे आप लोगों का जिनका एसेंट गैड का, असिस्टेंट का 12 तारीख को पेपर है, तो वो देखें अपनी उर्दू को रिवाइज़ कर सकते हैं इन फुटिंग्स के ऊपर। तो उर्दू नो डाउट मैं मानता हूँ कि उर्दू को ऊपर अगर डेडिकेटेडली 2 दिन लगा दिए जाएँ तो 10/10 नंबर पक्के किए जा सकते हैं। 10 नहीं तो 9 तो पक्के किए जा सकते हैं। 9 नंबर आपके 100% आ सकते हैं अगर डेडिकेटेडली कोई बंदा 8-8 घंटे उर्दू को लगा दे, लेकिन इन अ राइट डायरेक्शन। असल में ये होता है मामला कि हम कोई चीज़ पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसके एक्सपर्ट बनना शुरू कर देते हैं और ऐसी चीज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं जो हमारे काम की नहीं होती। और या ऐसा शुरू कर देते हैं काम कि समझना है ही नहीं, बस रट्टे मारो और रट्टे गुम हो जाते हैं। भई 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर या 4 दिनों के अंदर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सकती है फ्रॉम स्टार्ट। आप अगर किसी ने उर्दू एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ी, मैं मानता हूँ कि उर्दू को अगर मैक्सिमम 5 से 6 दिन दे दिए जाएँ डेडिकेटेडली तो ये हो जाती है। और जो ऑलरेडी पास पेपर कर चुका है, तो उसके लिए 2 दिन की मार है उर्दू। तो 2 दिन में लेकिन क्या है कि भई एरियाज़ नहीं छोड़ने। ऐसा नहीं कि ग्रामर के पीछे पड़े हो और ग्रामर के पीछे इल्म बयान के अंदर ही सारा कुछ घूम जाओ। या जो है कोई जो है आप और चीज़ ग्रामर की देखो और उसके अंदर घूम जाओ। इसी तरीके से उर्दू की तारीख में लगो तो भाई पूरी की पूरी तारीखें पढ़ना शुरू कर दो। नहीं भई, दैट दैट इज़ नॉट आवर टास्क वो हमारा काम नहीं है, वो हमारी चीज़ें नहीं है। तो हमारा काम क्या है मैंने बड़ा प्रिसाइज़ किया है उर्दू को और बड़ा ही हम सबसे पहले उर्दू ज़बान का तारुफ़ देखें। अब तारुफ़ में मैं आप लोगों को क्या बताऊँगा कि भई उर्दू तुर्की ज़बान का लफ़्ज़ है। ठीक है जी। उसके बाद जी उर्दू जो है ये मिक्सचर है फ़ारसी का, तुर्की का, हिंदी का, पंजाबी का, इसके अंदर बहुत सारी ज़बानों का क्या है जी मेज़ा है ये। जो है बहुत सारी ज़बानें से मिलकर उर्दू ज़बान बनी है। सबसे पहले हम ये बात कर लेंगे, फिर उसके बाद इसके ब देखेंगे कि अल्फ़ाबेट्स कितने हैं। इनके 37 अल्फ़ाबेट्स हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उर्दू ज़बान के अंदर जो है क्या-क्या चीज़ें जो है वो कैसे उर्दू ज़बान की तारीख़ क्या है? ये हल्का-सा हम तारुफ़ देखेंगे, तारुफ़ के अंदर जो-जो चीज़ें उर्दू के रेलेवेंट है, उसको देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि भई अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, उर्दू क्या है, उर्दू ज़बान किन-किन ज़बानों से मिलकर बनी उसके बाद तारीख़। अब उर्दू की तारीख़ को इस बार मैंने इंडो-पाक हिस्ट्री के साथ मुझ आप लोगों को जो मेरा प्रीवियस चैनल था, तो आप लोगों ने मेरी इंडो-पाक देखी होगी। तो मैंने सबसे पहले अपनी वीडियोज़ ही इंडो-पाक पर बनाई थी। वो क्योंकि मेरा जो है अगर मैं 17-18 की बात करूँ तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग ज़ोन रहा है। मैंने उसके ऊपर बहुत पढ़ा है। तो और उसी सिलसिले में मैंने उर्दू को भी वहाँ पर पढ़ा। तो इंडो-पाक हिस्ट्री के साथ उर्दू का एक कनेक्शन बन सकता है। कैसे? भाईजान असल में उर्दू महमूद गज़नवी ने जब 999 में पहला और 1025 में जब आखिरी 26वाँ हमला किया है, 17वाँ हमला किया है महमूद गज़नवी ने,
तो उस वक़्त क्या हुआ है जी, यहाँ पर उसने हुकूमत इस्टैब्लिश नहीं की। लेकिन यहाँ पर जो उसकी महमूद गज़नवी आपको पता है वो फ़ारिस से था, ईरान से था, ठीक है? अफ़गानिस्तान के इलाके गज़नी से उसका ताल्लुक था, लेकिन यानी वो ईरानियन एक डिनासिटीज़ जो है, ईरान वाले रीजन के ऊपर और अफ़गानिस्तान वाले रीजन के ऊपर से आया था वो, और यहाँ पर उसने उसकी जो फ़ौज थी वो फ़ारसी बोलती थी, ठीक है जी? वो तुर्क था बेसिकली एक, ठीक है जी? फ़ारसी ज़बान बोलने वाला। फिर उसके बाद जो है एक और आया गौरी डिनासिटी से, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, और उसने यहाँ पर जो है गजनी डिनासिटी को रिप्लेस किया, और यहाँ पर हिंदुस्तान में वो उसने पहली बाकायदा हुकूमत का क़याम किया। तो उसका जो लश्कर था वो भी फ़ारसी ज़बान बोलता था। तो वो जो फ़ारसी ज़बान थी जब वो हमारी हिंदी के साथ टकराई, जब हमारी हिंदी के साथ इधर जो पंजाबी लोग थे, अब इसके बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं। जैसे एक अख्तर महमूद शरानी अभी पेपर में भी आया हुआ था, पंजाब में उर्दू, अख्तर महमूद शरानी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भई उर्दू जो है ना, वो पंजाब के अंदर इसकी पैदाइश हुई है। जब ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फ़ौजें आई हैं, उसके बाद जो है क्या हुआ है जनाब, उसके बाद जो है ना आपका यहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, पंजाबी लोगों के साथ, उन्होंने जब इंटरेक्शन किया तो उसके नतीजे में उर्दू ज़बान डेवलप होना शुरू हुई है। ठीक है जी? और आपको पता है वो पूरी की पूरी हिस्ट्री 1206 में जाते हुए उसे एक खोकर कम्युनिटी के लड़के ने जो है कत्ल कर दिया, जेहलम में आज भी उसका मज़ार है। और फिर उसके बाद वो जो उसकी नोबेलिटी थी स्लेव, तो स्लेव जो हैं वो स्लेव डायनास्टी की फिर यहाँ पर 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुनियाद रखी, जो कि 1206 से लेके 1290 तक रही, और उसके अंदर फिर हम ये सारा ऐसे कनेक्शन बनाएँगे इसका। ठीक है जी? यानी इंडो-पाक के अंदर हम एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी-सी बात उर्दू की बताएँगे, जो आपके ज़हन नशीन रहेगी इंशाअल्लाह। तो कि भई यहाँ से अब, और उसके बाद एक और नज़रिया है नसीरुद्दीन हाशमी साहब का, उन्होंने कहा कि जी उर्दू दक्कन में इसकी पैदाइश हुई। तो थोड़ी-सी ये चीज़ देख लेंगे अब। तो अब इससे 2 आपके जो है ना चीज़ें वजूद में आई। एक एक कहते हैं जिसे दबिस्तान-ए-दिल्ली, और एक कहते हैं दबिस्तान-ए-लखनऊ। अब उर्दू की जो तारीख़ है, उर्दू में अगर आप देखो, उर्दू का जो पहला मशहूर शायर है, उसे अमीर खुसरो कहते हैं। और अमीर खुसरो आपको पता है ये शम्सुद्दीन अल्तमश के बाद जो है ना ये दौर में आया है। 1211 से लेकर 1236 तक शम्सुद्दीन अल्तमश रहा था, लॉन्गेस्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनास्टी। उसके बाद जो है ये 1253 से लेकर 1325 तक रहा है, और ये 8 हुक्मरान, दिल्ली सल्तनत के 8 हुक्मरानों के दरमियान रहा है ये। और निज़ामुद्दौल औलिया जो है, निज़ामुद्दीन औलिया, उनका उनके ये शागिर्द था। और उसके बाद जो है ये अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में भी रहा है। तो ये बड़ा, इसके बारे में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे, उर्दू का मशहूर शायर। लेकिन इसने बाकायदा उर्दू नहीं, इसकी एक लाइन उर्दू की होती थी, एक लाइन इसकी फ़ारसी की होती थी। ठीक है जी? बाकायदा उर्दू नहीं। फिर जो बाकायदा उर्दू है ना, वो कुली कुतुब शाह, तो उर्दू का वो पहला जो है ना, उसने साहिब दीवान शायर भी है। ये कुली कुतुब शाह, मैं जब अपने इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ा रहा होता हूँ, तो मेरे बच्चों को आपको याद आ रहा होगा, तो मैंने आपको एक कुतुब शाही डायनास्टी पढ़ाई थी। कुतुब शाही डायनास्टी आपकी 1512 से लेकर 1687 तक रही है, और ये आपका जो गोलकंडा और त्रवणकोर और ये तमिलनाडु का, साउथ इंडिया का रीजन है, इस जगह पर ये डायनास्टी कायम हुई थी, जिसे कुतुब शाही डायनास्टी कहते हैं। और इस कुतुब शाही डायनास्टी का एक रूलर था कुली कुतुब शाह। तो उसकी जो एक माशूका थी, उसके बारे में सबरस मुल्ला वजी ने एक जो है दास्तान भी लिखी है। ठीक है जी? सबरस जो नसरी सनफ़ में लिखी गई है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को जोड़ेंगे इसमें। ठीक है जी? थोड़ी-सी ये यानी अब कुली कुतुब शाह ये तकरीबन आपकी 16वीं सदी का बंदा है, 17वीं सदी का बंदा है। 17वीं सदी में, और फिर हम थोड़ा-सा देखेंगे कि उर्दू ज़बान को अब सबसे पहले कहाँ पर जी इस्तेमाल हुआ उर्दू का लफ़्ज़? तुज़्क-ए बाबरी, जो कि बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद देखेंगे हम ये कहाँ पर हुआ जी? उसके बाद आईन अकबरी में। लेकिन अब वहाँ पर जो आया ना, वो था उर्दू ए मोल्ला, और जो बादशाह अकबर था, उसने अपने लश्कर को नाम दिया था उर्दू ए मोल्ला का। उसके बाद हम देखेंगे शाहजहाँ, तो शाहजहाँ जो था, उसने अपने बाज़ार को जो है नाम दिया था उर्दू ए मोल्ला। फिर हम देखेंगे कि इसके जो मुख्तलिफ नाम थे, जैसे रेख्ता, रेख्ता दिल्ली के अंदर इसका नाम था, एजाद करना जिसका मतलब होता है। उसके बाद रेख्ती, रेख्ती लखनऊ में इसका नाम था। ठीक है जी? उर्दू के मुख्तलिफ नामों को देखेंगे, हिंदी, हिंदवी, तो क्या हल्की-हल्की थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको याद रह जाएँगी। जैसे मुझे याद है, चीज़ें आपको याद रह जाएँगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वही उर्दू अदब। अब उर्दू अदब थोड़ा-सा आपके लिए, अब ये उर्दू की तारीख़ हो जाएगी। फिर उसके बाद आप देखो कि उर्दू को सबसे पहले गुलाम मसफ़ी हमदानी साहब ने 1780 में ज़बान के तौर पर पहली बार जो है वो इस्तेमाल किया है। तो 1780 में, यानी इसकी तारीख़ कोई इतनी बड़ी तारीख़ नहीं है। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज, जो लॉर्ड वेल्लेसली ने 1800 में जो जिसका इफ्तिताह किया था,
उसने नसर की इब्तिदा की, ठीक है? नसर कहते हैं बिखरे हुए को, ठीक है जी? नसर कहते हैं बिखरी हुई यानी उसके फिर उसके अंदर जो है नसर के अंदर अफ़सानवी नसर होता है, फिर गैर अफ़सानवी नसर होता है, डिफरेंट चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज ने ही सबसे पहले उर्दू को बाकायदा सरकारी ज़ुबान के तौर पर भी नाफ़िज़ किया। लेकिन ये फोर्ट विलियम कॉलेज 1854 में जो अपनी इसके फ़िनांसिस से इसको नहीं मुहैया किया गया और ये ख़त्म हो गया, ठीक है जी? ये इसको बंद कर दिया गया। तो इस तरीके से हम चीज़ों को देखेंगे। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब देखें इसका मतलब ये नहीं है मैं ऐसे बता रहा हूँ, तो ये मेरे पास जी मैंने बहुत बड़े कोई अंबार पढ़े हैं, नहीं। मैं आपको अपने सोर्सेज़ भी बताऊँगा कि मैंने ये सारी चीज़ें हल्की-हल्की सी चीज़ें ये कहाँ से और ये मैं जो बता रहा हूँ कि 3-4 दिन में हो सकते हैं, तो हो सकते हैं जनाब, बिल्कुल हो सकते हैं। कोई इसमें मसला नहीं है। हाँ, इंडो-पाक हिस्ट्री के ऊपर आपको पता है कि मेरे जो है तकरीबन 14 से 15 लेक्चर्स होते हैं, तो उसमें मैं चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करता हूँ। तो उसके साथ एक उसका कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो फिर उसके बाद उर्दू अदब को हम देखें, तो उर्दू अदब में 2 चीज़ें हैं, एक है आपकी शायरी और एक है आपकी नज़र। शायरी को अगर अगर हम देखें तो शायरी के अंदर आपकी नज़म है, नज़म के बाद आपकी गज़ल है और उसके बाद फिर देखें नज़म में आपकी हमद है, नात है, मनक़बत है, आपका कसीदा है, तो फिर कसीदे के अंदर फिर तशबीब है, गरेज़ है, मदाह है, दुआ है, ठीक है? ये उसके अरकान हैं, बड़े सादा-सादा सी चीज़ें हैं, आपने अल्फ़ाज़ों से घबराना नहीं है। अल्फ़ाज़ों से घबराना नहीं है, इन अल्फ़ाज़ों को मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान करने वाला हूँ और इंशाअल्लाह 2, 3, 4 लेक्चरों में ही हमने क्लियर कर देनी है ये सारे मामले और इंशाअल्लाह जब आप फिर जाएँगे, आपके अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह 9 नंबर उर्दू में कन्फ़र्म है और अगर आसान उर्दू आई तो आपके 10/10 आया करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से। तो इस तरीके से फिर उसके बाद ग़ज़ल में अगर देखें तो ग़ज़ल में आपको मसनवी मसनवी क्या होता है जी? इसमें जो है ना शेरों की कोई कैद नहीं होती और 2 इसमें जो है ना जो शेर होता है उसके दोनों मिसरे में हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। काफ़िया क्या होता है जी? काफ़िया हम वज़न और हम अल्फ़ाज़ जो हैं, हम वज़न जो है और हम आवाज़ अल्फ़ाज़ होते हैं जो रदीफ़ से पहले आते हैं। ठीक है? रदीफ़ क्या होता है? एक ग़ज़ल में जैसे अब उर्दू के बारे में मुझे एक वैसे गालिब की आ रही है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती, पहले तो आती थी हाले दिल पर हँसी, अब क्यों कर किसी बात पर नहीं आती, हम वहाँ हैं जहाँ से हमें कुछ हमारी खबर नहीं आती, मरते हैं आरज़ू में मरने की मौत आती है पर नहीं आती, काबे किस मुँह जाओगे गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती। आती, 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 आती आ रहा है ना? ये भाईजान आपका क्या है रदीफ़। ये आपका क्या है रदीफ़। इस रदीफ़ से पहले आने वाला लफ़्ज़ जो है वो काफ़िया होता है। हम वज़न और हम अल्फ़ाज़ और अगर इसमें जो है ना आप देखो शेर का जो पहला मिसरा होता है, वो पहला मिसरा जो है ना उसका आप उसे क्या कहते हो मतला कहते हो। अगर वो हम काफ़िया और हम रदीफ़ होगा, तो उसे क्या कहेंगे आप मतला, ठीक है जी? और अगर दूसरा भी है उसे मतला सानी कहते हैं। और अगर कहने का मकसद है कोई तीसरा आ जाता है और वो आखिरी है जो हम काफ़िया और हम रदीफ़ है, इसे कहते हैं हुस्न मतला। हुस्न मतला। अगर पहला ही शेर है और इसके अंदर काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी की गई है और दूसरे शेर में नहीं की गई, तो इसे आप हुस्न मतला कहेंगे। तो इंशाअल्लाह आराम-आराम से चीज़ों को डिटेल में जो है ना आपको बताएँगे और आपको इंशाअल्लाह चीज़ें और फिर नसर की बात करें तो नसर में आपका अफ़सानवी नसर है, फिर गैर अफ़सानवी नसर है और गैर अफ़सानवी नसर में आपका मज़मून आ जाता है, इंशाइया आ जाता है। फिर हम इसमें चीज़ों को हम क्या करेंगे, उर्दू में अवलियात। अब जैसे मैं उर्दू में अवलियात की आपको बात करूँ, तो उर्दू के पहले शायर अमीर खुसरो कर लेंगे, उर्दू की पहली नसरी किताब साहब रस मुल्ला वजी, ठीक है जी, मुल्ला वजी ने जिसके बारे में मैंने बताया कि कुली कुतुब शाह वाली बात, उर्दू के पहले रबाई को रबाई किसे कहते हैं जी 4 मिसरों की 4 शेरों की शायरी होती है गज़ल होती है, और उसमें क्या होता है जी, उसमें आप क्या करते हो जी, चौथा जो मिसरा होता है उसे हासिल रुबाई कहते हैं, ठीक है जी, और इसके अंदर फिर उर्दू की पहली नकाद मुमताज़ शीरी, फिर उसके बाद उर्दू के पहले मौरख़ राम बाबू सक्सेना, फिर उसके बाद जदीद नसर के बानी, अब ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग सवाल है, ये क्लियर कर देता हूँ आपका। जदीद नसर के बानी जी मिर्ज़ा गालिब हैं और सादा नसर के बानी कौन है जी? सर सैयद है। ठीक है? समझ आ गई? आज ये क्लियर हो गया। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं इस तरह के सवालों के ऊपर, मुझे पता है। जदीद क्योंकि देखिए हमने अपने वन पेपर के सीक्वेंस को नहीं भूलना। हमने अपने वन पेपर के सीक्वेंस को अगर हम भूल गए, तो फिर हमारी कहानी खत्म। हमने किसी चीज़ का एक्सपर्ट नहीं बनना, उसके ऊपर उसका डेडिकेटेड टाइम लगाना है और फिर आगे, आगे निकलना है। क्योंकि हमारे पास करने के लिए जीके जैसी बला चीज़ मौजूद है। नो डाउट उसको मैंने समेट दिया है, लेकिन फिर भी उसको करने के लिए टाइम लगने वाला है आपका। समझ आ रही है बात को? उसके बाद अगर आप देखो, तो आपका इस्लामियत देखें, इस्लामियत हम कितनी डिटेल में कर रहे हैं, उसके लिए टाइम लगाना है। तो उर्दू में नो डाउट ऐसी बात नहीं है कि उर्दू को इग्नोर कर देना है, लेकिन उर्दू को हमने जो चीज़ें करनी है वही, और वो कैसे होंगी, वो इंशाल्लाह मैं आपको एक ये हमारे नोट्स हैं जिसको मैं अब मज़ीद भी जो है वो बदल रहा हूँ। ये इस तरीके से मैं इसके अंदर कुछ करेक्शंस कर रहा हूँ, ये हमारे नोट्स होते हैं एक, तो ये हम नोट्सों के अंदर ना बड़े ही मैंने डिटेल में चीज़ें आप लोगों के करवाई हैं। फिर उसके अलावा मैं एक किताब और होती है हमारी किताब, मैं ये किताब रेफ़र करता हूँ, लेकिन ये मैं खुद पढ़ता हूँ।
इससे मैं खुद पढ़ता होता हूँ। एक ये है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की है और उसके बाद एक ज़ियाए उर्दू। मैं बच्चों को बिल्कुल नहीं कहता क्यों इतनी मोटी किताब का कह दूँ तो जान ख़त्म। ये फिर 4 दिन का मैं क्यों कह रहा हूँ। इसमें से जनाब मैंने ढूँढ कर आपको देने हैं। अगर आप में से मुझे कहते हैं कि सर बता दें इसमें से कौन-सा पोर्शन, उसे बताता हूँ यार ये पेज नंबर से ये पेज नंबर कर लो या ये टॉपिक कर लो। ठीक है जी। अगर वो भई कोई एक्सपर्ट बनना चाहता है, कहता है यार मेरा 1 नंबर भी गलत ना हो, तो फिर उसको बता दिया जाता है। उसके लिए भी उसके 5-6 दिन से ज़्यादा नहीं लगवाए जाते। अगर कोई एक्सपर्ट भी बनना चाहता होता है, क्यों? उससे कोई और काम लेना है। उसको जीके के ऊपर कंसंट्रेट करवाना है, उसे एवरीडे साइंस के ऊपर कंसंट्रेट करवाना है, उसे इस्लामियात के ऊपर कंसंट्रेट करवाना है। फिर उसके बाद उर्दू के पहले नसर निगार गैसूदार बंदा नवाज, फिर जदीद नज़म के बानी मौलाना अल्ताफ हुसैन आली। अब ये यहाँ पर फिर एक कन्फ्यूजन आती है जदीद नज़म के बानी। जदीद मुशायरा जो है वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के है और जदीद नज़म जो है ये अल्ताफ हुसैन हाली है। उर्दू के पहले हजूगो, रफ़ीउद्दीन सौदा और खतूत निगारी के बानी रजब अली बेग, ओदे हिंदी ये गालिब के खतूत का मजमुआ है। ठीक है, कसीदा फजली साहब, कसीदा और मरसिया दोनों। अब कसीदा क्या होता है? कसीदा के अभी मैंने अरकान बताए, तशबीब, उसके बाद मदा, दुआ और उसके बाद गुरेज़। गुरेज़ आया हुआ था अभी रिसेंटली के कसीदे से रेलेवेंट है। उसके बाद पहली ग्रामर इंशाअल्लाह खान इंशा और दरियाए लताफ़त उनकी ग्रामर का नाम है। ठीक है, इसके बाद उर्दू की पहली नावल निगार कौन है जी? कुर्रतुल अहन हादर, आग का दरिया, डिप्टी नज़ीर अहमद मर्द जो हैं और मिरातुल अरूस, असगरी और अकबरी उनके करैक्टर। इस तरीके से यानी उर्दू की अवलियात, फिर उर्दू की तराकीब, तराकीब रस्म मशाइयत, ठीक है जी, कि किसी को अलविदा के कहते हुए उसके साथ थोड़ा-थोड़ा चलना। तो इस तरीके से चीज़ें आपको बताई जाएँगी आराम-आराम से डिटेल में, यानी आराम-आराम से भी बताने लगूँ तो भाईजान क्या है, हमारा घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटे का लेक्चर है ना, 3 लेक्चरों में कवर कर लेंगे आराम-आराम से, सुकून-सुकून से। क्यों? फिर और साथ में आपको नोट्स दिए होंगे, तो उर्दू आपके लिए मसला नहीं रहेगी। फिर उसके बाद उर्दू का तारुफ़ हम देख लेंगे, उर्दू की तारीफ़ जैसे मैंने आपको बताई, उर्दू अदब क्या भैया 2 चीज़ें हैं इसमें, एक है जी शायरी और एक है नसर। ठीक है जी, न शायरी को फिर डिवाइड कर लेंगे, फिर इनकी थोड़ी-सी डेफिनेशंस देख लेंगे कि यार अफ़साना क्या होता है जिसमें ज़िंदगी का एक पहलू बयान किया जाता है, नावल क्या होता है, फिर इस तरीके से जो है डिफरेंट चीज़ों को हम देख लेंगे, दास्तान क्या होता है, ड्रामा क्या होता है, फिर इस तरीके से सफ़रनामा, इंशाइया, ठीक है जी, खतूत, सवाने, आप बीती, खाका, ये सारी चीज़ें हम इसको देख लेंगे। फिर तशबीह, तशबीह के ये मुशब्बा, मुशब्बा बे, गर्ज़ तशबीह, फिर इसके अरकान को देख लेंगे, फिर मुस्तार, मुस्तार अलैह, मुस्तार मिन्हु, यानी इस्तारा क्या होता है? उधार लेना किसी चीज़ से। फिर मजाज़ मुरसल और किनाया भी इसमें होता है, ठीक है जी? किनाया मैंने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, जब मैं मिसाल के साथ आपको चीज़ समझाऊँगा ना, आपको इंशाअल्लाह ऐसे करके समझ आएगी अल्लाह के फ़ज़ल से। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। जैसे मैं ये बात करूँ रमूज़ औक़ाफ़ की मैं बात करूँ, तो रमूज़ औक़ाफ़ में आपका सक्ता, सक्ता क्या होता है जी? कॉमा। सक्ता क्या होता है? क्योंकि अंग्रेज़ी की आपको ऑलरेडी आती है, तो आपको जो है ना उर्दू की आने में 1 मिनट लगेगी। सक्ता क्या होता है जी? आपका कॉमा होता है। फिर उसके बाद आपका वक़्फ़ा क्या होता है जी? वक़्फ़ा आपका सेमीकोलन होता है। वक़्फ़ा आपका क्या होता है जी? सेमीकोलन होता है। अगर मैं आपको ये देखें, वक़्फ़ा जो है ना आपका, ये देखें, ये आपका सेमीकोलन होता है, ठीक है जी? वक़्फ़ा, इसे कहते हैं वक़्फ़ा। राब्ता आपका क्या होता है? राब्ता। राब्ता आपका कॉलन होता है, ये इस तरह से कॉलन होता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद तफ़सीला आपका क्या होता है? तफ़सीला आपका तफ़सील अगर किसी चीज़ की बयान करनी हो तो उसे वहाँ पर हम तफ़सीला लगाते हैं। तफ़सीला आपका क्या होता है? तफ़सीला होता है आपका ये और ये, इसे तफ़सीला कहते हो आप। तो सादा-सादा चीज़ ख़त्मा क्या होता है? ख़त्मा आया होता है, ख़त्मा, ख़त्मा आपका फुल स्टॉप होता है जी, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को आप क्या कहते हो जी? ख़त्मा। फ़जाइया और नदाया अपॉस्ट्रोफ़ी, अपॉस्ट्रोफ़ी को फ़जाइया और नदाया कहते हैं, ठीक है जी। वावैन, वावैन किसे कहते हैं जी? इन्वर्टेड कॉमास, इसे क्या कहते हैं? वावैन कहते हैं। बस, अब इनमें से कोई एक नंबर आ जाए और आप लोगों ने इसके ऊपर फ़ोकस ना किया हो रमूज़ औक़ाफ़ के ऊपर, तो आपका 1 नंबर ख़त्म हो जाएगा ना। हालाँकि देखो है 5 मिनट की गेम, 5 मिनट की गेम है और आपने 1 नंबर ज़ाया कर दिया। अब इसी तरीके से ये 15 मिनट की गेम है, आपने ज़रबुल इम्साल और मुहावरे और ये अब मुहावरे हैं। भाईजान, जिस फ़िक्रे के आखिर में नून अलिफ ना आ जाएगा वो मुहावरा है और जिसमें नहीं आएगा वो ज़रबुल मिसल है। खत्म मामला। ये भई मदरजा ज़ैल मुहावरा है या ज़रबुल मिसल है, इनमें मुदरजा ज़ैल में से मुहावरे को पहचानें। नून अलिफ ना आया हो, पानी भरना। ठीक है जी, ठीक है जी। इस तरीके से मुहावरात जो है, उसके बाद ज़रबुल मिसल, ठीक है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, नून अलिफ ना नहीं आया। ठीक है जी, इस तरीके से। फिर रोज़मर्रा क्या होता है, इस तरीके से डिफरेंट चीज़ों को हम देखेंगे। रोज़मर्रा जो हमारी बात है जो हम डेली रूटीन में करते हैं उसे रोज़मर्रा कहते हैं। फिर उसके बाद शायरों और अदीबों के असल नाम और उनकी जो है पैदाइश और वफ़ात को देख लेंगे हम लोग।
फिर उसके बाद जो है इसी तरीके से उर्दू की तहरीकें, अब उर्दू की तहरीकों में देखें तो सबसे पहले आपको पता है सर सैयद अहमद खान साहब की तहरीक है, ठीक है? इसमें सर सैयद थे, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली थे, जो सर सैयद के रफ़क़ा हैं उनमें, ये सारे के सारे जो साथी थे उनके। फिर उसके बाद सर सैयद के बाद एक रोमानवी तहरीक आई। रोमानवी तहरीक के अंदर अगर हम देखें तो उर्दू की जो रोमानवी तहरीक है, रोमानवी तहरीक के अंदर जो है ना बहुत सारी जो है वो लोग थे, जैसे अबू अल कलाम आज़ाद, इकबाल और शरर, ठीक है जी? उसके बाद एज़हाम गोई। एज़हाम गोई क्या है? एज़हाम गोई ज़ू मानी जिसमें अल्फ़ाज़ हों, ठीक है जी? यानी लफ्ज़ किसी गर्ज़ से इस्तेमाल हो और वो मानी कोई और दे रहा हो। इसे कहते हैं ज़ू मानी अल्फ़ाज़, यानी एक लफ्ज़ के 2 मतलब, ज़ू मानी अल्फ़ाज़ कहते हैं। उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक, इसमें हम तहरीकों में हम क्या करेंगे? तरक्की पसंद तहरीक के बारे में आपको पता है, मुंशी प्रेमचंद इसके पहले सदर थे, 1936 में कायम हुई और मुंशी प्रेमचंद पहले अफ़साना निगार हैं, उन्होंने सोज़ वतन एक पहला अफ़साना लिखा। तो फिर इस तरीके से अंगारे तरक्की पसंद तहरीक का पहला, अब ये तरक्की पसंद तहरीक थी क्या? वजन 1917 में जो रशिया था उसमें क्या आ गया था, एक इनकलाब आ गया था जिसे आप लेनिन, व्लादिमीर लेनिन ले आया था। तो उसके असरात पूरी की पूरी दुनिया में फैल रहे थे। तो दुनिया के साथ-साथ इंडिया भी सब कॉन्टिनेंट भी उस टाइम दुनिया का पार्ट था। तो यहाँ पर भी उस नज़रिए को जो फ़रोग़ देने वाले लोग थे, जो उस चीज़ को आगे लेकर चलने वाले लोग थे, उन्हें तरक्की पसंद कहते थे। जैसे जदीद दौर में बात करूँ तो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ थे, ठीक है जी? तो उसके बाद इस तरीके से जो लोग उससे हम क्या करेंगे, हल्का अरबाब-ए-ज़ौक़, हल्का अरबाब-ए-ज़ौक़ में क्या है जी, हल्का अरबाब-ए-ज़ौक़ इसकी ज़िद थी, तरक्की पसंद तहरीक की ज़िद थी और ये भी 1936 में बनी थी, लेकिन इसका पहला नाम था दास्तान-ए-गोइयाँ, मजलिस दास्तान-ए-गोइयाँ, लेकिन फिर 1939 में इसका नाम तब्दील करके हल्का अरबाब-ए-ज़ौक़ रख दिया। इसमें नून मीम राशिद, परवीन शाकिर, तो ये तहरीकों के ऊपर हम 10 मिनट लगाएँगे, तहरीकें आपकी क्लियर करवा देंगे इंशाअल्लाह। तो नोट्स बड़े कॉम्प्रिहेंसिव होंगे हमारे, यानी आप नोट्स पढ़ते जाओगे, जिन्होंने पास पेपर किए कर रखे होंगे, उनके लिए 1 मिनट की गेम होगी ये, कहेंगे यार बस मिल गई चीज़ें। और वेरिफाइड आंसर होंगे आपको, यानी गज़ल का आखिरी शेर और मक्ता में क्या फ़र्क है? मक्ता वो होता है जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है, ठीक है? जैसे मैंने कहा शर्म तुमको मगर नहीं आती, काबे किस मुँह जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये भाईजान मक्ता है। अगर इसमें गालिब ना होता तो ये क्या होता? गज़ल का आखिरी शेर होता। समझ आ रही है बात की? ऐसे आसान से आपकी चीज़ों को फिर गज़ल दर गज़ल से क्या मुराद है? उसी काफ़िया हदीस में मज़ीद गज़ल। ठीक है जी। तो आपकी सारी ये कन्फ्यूज़न्स जो हैं, हम सारी क्लियर करवा देंगे और इंशाअल्लाह बेहतरीन करके आपको चीज़ें बता देंगे। और ये उर्दू आप अगर अपने तौर पर करना चाहते हैं, जैसे एसएससी गैट का पेपर आने वाला है और जल्दी से, तो भाईजान आप जो है ये मेरे टॉपिक्स को देख सकते हैं और इन टॉपिक्स को सर्च करें, बस इसी में से आती हैं जी चीज़ें। ये मैंने और पास्ट पेपर को मैं अलहदा से करवाऊँगा और इंशाअल्लाह इंडो-पाक हिस्ट्री के अंदर मैं उर्दू को इंशाअल्लाह एक टॉपिक के तौर पर लूँगा और आप लोगों को तमाम इसकी चीज़ें बताऊँगा। फिर उसके बाद मसनवी के बारे में हम बात कर लेंगे। मसनवी क्या होती है जी? इसमें भी हम काफ़ी और हम रदीफ़ होते हैं, दोनों मिसरे। इसमें जो है शेरों की कैद नहीं है, ये मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर इल्म बयान को हम देखेंगे, इल्म अरूद को हाइको, हाइको एक जापानी सनफ़ है जिसके अंदर 3 शेर जो है ना वो, और ये प्रोफ़ेसर अमीन साहब मुल्तान से ताल्लुक़ है उनका, उन्होंने सानेट सानेट में 14 होते हैं जी, सानेट में 14 होते हैं और तराइले एक फ्रांसीसी तर्ज़ है और इसमें जो है 8 मिसरे होते हैं तराइले में, ठीक है जी, 8 मिसरे होते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को हम देखेंगे और छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ कंसंट्रेशन आपकी माँगती हैं। पूरा दिमाग लगाकर उर्दू को अगर एक बार आपने पढ़ लिया, 3-4 दिन दे दिए, उर्दू की टेंशन खत्म। और अपनी ज़बान है हमारी एक, उसके साथ एक जो है ना हमारी एक हम-आहंगी भी हो जाएगी, उसके साथ एक तारुफ़ भी हो जाएगा। तो मेरा ख़्याल है कि उर्दू के ऊपर यार जो मैं कह रहा हूँ, ये हम लोग इंशाअल्लाह अपने सेशन में भी करेंगे और जो लोग सेशन नहीं भी जॉइन कर सकते, उनकी कोई मशहूर अशआर, जो भी मशहूर अशआर हैं, उनको भी एक बार मैं आप लोगों को लाज़मी जो है वो बताऊँगा और उनको ट्रिक भी आप लोगों को बताएँगे कि जैसे पशेमान गालिब हुआ, ठीक है? उस ज़ुहद व पशेमा का पशेमा होना, ठीक है जी? इस तरीके की गालिब से मुतल्लिक मैं आपको, खाक में भी गालिब मिला, ठीक है जी? खाक वाले शेर भी गालिब के होते, इस तरीके के आपको ट्रिक्स भी देंगे, चीज़ें भी बताएँगे और आपको याद करने के बेहतरीन तरीक़ेकार भी बताएँगे। तो इंशाअल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। आपके ये जो 14 चीज़ें हैं अगर आप लोग कर लें, तो आपकी उर्दू इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अच्छा, ये भी बात बच्चे पूछ रहे होते हैं कि ब्याज़ और दीवान, ब्याज़ क्या होता है? कोई शायर जब अपनी पर्सनल डायरी लिख रहा होता है, उसे ब्याज़ कहते हैं और जब उसे वो पब्लिश कर देता है, तो वो दीवान बन जाती है, ठीक है? वो दीवान बन जाती है और लेकिन इसमें हरूफ़ तहज्जी के एतबार से पहले अलिफ़ वाले शेर, फिर जैसे पहले साहिब दीवान शायर कौन है? कुली कुतुब शाह, तो उनकी पहले ब्याज़ होगी, उन्होंने ब्याज़ को पब्लिश किया, तो वो दीवान बन गई। और कुलियात क्या होता है? ऐसी चीज़ जिसमें तमाम के तमाम दीवान किसी शायर के इकट्ठे कर दिए जाए, जैसे कुलियात मीर क्या है जी? उसमें मीर तकी मीर के 6 दीवान हैं।
उसको इकट्ठा कर दिया गया तो वो कुल्लियात बन गई। ठीक है जी? इस तरीके से फिर अल्लामा इकबाल को हमने बड़ी डिटेल में पढ़ना है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को हम वैसे ही इंडो-पाक में बड़ी डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है जी? बड़ी डिटेल में एक-एक चीज़ उनकी लाइफ़ का एक कहाँ पैदा हुए जी, क्या हुआ जी, उसके बाद पूरा एक सीक्वेंस बनाते हैं हम इंशाल्लाह। तो बेफ़िक्र रहें, उर्दू को इस बार मैंने कंप्लीट कर देना है इंडो-पाक हिस्ट्री के टाइम पर। उर्दू किस टाइम आएगी? इंडो-पाक हिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसके दौरान उर्दू हमारी आएगी और वो फिर हमारी साथ में कंबाइन होगी और इंशाल्लाह आपके ज़हन में उसका एक कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा इंडो-पाक हिस्ट्री के साथ। समझ आ रही है? पाकिस्तान अफ़ेयर्स के साथ हम इसको पाकिस्तान स्टडीज़ के साथ इसको मिलाकर पढ़ेंगे। ये तरीकाकार मैंने इस बार जो है ना आप लोगों के लिए सोचा है और इंशाल्लाह इसको हम टिका के मेहनत करेंगे, टिका के पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारी जॉब्स भी होंगी। आपके सामने लेक्चरर की सीट्स आ चुकी हैं। उसके बाद आपकी जो है इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव की सीट्स हैं और भी बहुत सारी सीट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है आने वाली हैं। तो भाई तैयारियाँ अपनी खींच के रखो। इसमें इस टाइम में हमने जो है ना इंशाल्लाह मैंने अपने तकरीबन मेरा ये है ख्वाहिश कि मेरे 1000 से ऊपर बच्चे जो है ना वो मेरे लाज़मी लगें। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बहुत सारे बच्चे लगे हैं। तो इस बार मेरा एक जो है टारगेट है और जो मुझे लगता है पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से क्यों जो सब इंस्पेक्टर की सीट्स आ रही हैं, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह मैं अब मुझे बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको थोड़ा-सा भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उनको सेपरेटली भी हम डील करेंगे, लेकिन इस बार मैंने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को सेग्रीगेट करना है। मैंने आप लोगों को बिल्कुल अनगाइडेड नहीं छोड़ना। आप जब जुड़ोगे ना, तो हमारी ऐप के अंदर जब आप रजिस्टर होगे, तो इतना है कि हम रूकियों को, जो न्यू रिक्रूट हैं, जो बिल्कुल पीपीएससी में न्यू हैं, उनको अलहदा, सब इंस्पेक्टर अलहदा, एफआईए अलहदा। यानी बेशक मैं उनको हफ्ते में 1 लेक्चर दूँ, लेकिन मैं उनको गाइड लाज़मी करूँगा। इस बार मैंने किसी को भी अनगाइडेड नहीं छोड़ना। यानी मेरे बच्चा कोई भी कहीं और से उसको कुछ नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि हम 1 पेपर के सीक्वेंस में जा रहे होते हैं, तो वो बेचारे जो किसी स्पेसिफिक सीट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, शायद उनके ऊपर मेरी वो तवज्जो नहीं होती, जो होनी चाहिए, लेकिन इस बार वो गलती नहीं। हफ्ता इतवार आपको पता है मैंने छुट्टी रखी हुई है, रिकॉर्डिंग्स देनी है आपको सिर्फ़। तो फिर हफ्ता इतवार में हम क्या करेंगे जनाबे वाला, हफ्ता इतवार में हम इस तरीके से चलेंगे, आप लोगों के लिए मैंने टाइम देना है इंशाल्लाह। जो मेरे ये स्पेसिफिक यानी कभी हफ्ते को सब इंस्पेक्टर वालों को दे दिया, एफआईए वालों को दे दिया, उनको थोड़ा-सा क्योंकि एक दिन ही मेरा दिया हुआ आप लोगों के लिए काफ़ी हो जाना है। मैंने आपको सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स, प्रीपोज़िशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सारी चीज़ें, फिर उर्दू के अंदर बारे में जो चीज़ें हैं, सारी और उर्दू आपको पता है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट वालों के लिए मुझे पता है फरवरी में आ रहा है, तो मैं ये यहाँ से फ्री हो जाऊँ, तो इंशाल्लाह मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा राब्ता कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए लाज़मी कोई ना कोई चीज़ लेकर आऊँगा और हमारा डाटा इंशाल्लाह आपको पूरा का पूरा हम प्रोवाइड करेंगे और आपकी ज़रूरत के मुताबिक और आपके टाइम के मुताबिक इंशाल्लाह आपको हम आपका डाटा देंगे लाज़मी। तो आई होप उर्दू की आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं आपके लिए बहुत काम कर रहा हूँ ताकि आपकी सारी जो मुश्किलात हैं उनको हल किया जाए। तो आपकी सारी मुश्किलात इंशाल्लाह हल हो जाएँगी और इस ज़िम्मन में मैं आपको जो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ इंशाल्लाह बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपको सर्विसेज़ प्रोवाइड की जाएँगी। तो एक बार फिर कहूँगा आउटलाइन या जो भी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर जाकर लाज़मी देखें चीज़ों को ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो ये आप देखें और इस मुताबिक से तैयारी करें। थैंक यू।